जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हरे भरे जंगल, बड़े बड़े पेड़ और शायद अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हमें बचपन से बताया जाता है कि पेड़ हमारी सांसों के रक्षक हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ऑक्सीजन से आप अभी सांस ले रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसी जंगल से नहीं बल्कि समंदर से आया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन फैक्ट्री इतनी छोटी है कि आप उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, तो शायद ये और भी हैरान करने वाली बात होगी। असलियत यह है कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग आधी ऑक्सीजन समंदर में रहने वाले सूक्ष्म जीव बनाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन वे बनाते हैं लगभग उतनी ही ऑक्सीजन वापस खर्च भी हो जाती है। तो फिर सवाल यह है कि पृथ्वी के वातावरण में इतनी ऑक्सीजन आई कहां से? क्या अमेज़न सच में धरती के फेफड़े हैं? और आखिर वैज्ञानिक अंतरिक्ष से बैठकर समंदर के इन अदृश्य जीवों की निगरानी कैसे करते हैं? आज हम इसी हैरान कर देने वाले रहस्य को डिकोड करेंगे। सोचिए, आप समंदर के किनारे खड़े हैं, आपके सामने दूर तक फैला नीला पानी दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ पानी लगता है, लेकिन इस पानी के अंदर एक ऐसा जंगल मौजूद है जो दुनिया के किसी भी जंगल से बड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जंगल दिखाई नहीं देता। इस जंगल का नाम है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव होते हैं जो समंदर की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि लाखों की संख्या में एक चम्मच पानी में समा सकते हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फाइटोप्लैंक्टन का काम काफी हद तक पेड़ जैसा ही है। ये सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, समंदर से पानी लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इनकी संख्या। पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या अरबों में है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन की संख्या खरबों में है। इतनी ज्यादा कि वैज्ञानिक भी इनकी सही संख्या नहीं बता सकते। यही वजह है कि ये मिलकर पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब सोचिए, अगर फाइटोप्लैंक्टन इतने महत्वपूर्ण है तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इसका जवाब है प्रोक्लोरोकोकस। नाम सुनने में भले ही कठिन लगे, मुझे भी इसको याद करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण जीवों में से एक माना जाता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटा फोटोसिंथेसिस करने वाला जीव है। लेकिन इसका आकार छोटा होने का मतलब ये नहीं कि इसका योगदान भी छोटा है। NOAA के अनुसार यह अकेला सूक्ष्म जीव पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% तक उत्पादन करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसे आप देख भी नहीं सकते, वो पूरी दुनिया के कई बड़े जंगलों से ज्यादा ऑक्सीजन बना रहा है। अब आते हैं उस दावे पर जिसे आपने शायद हजारों बार सुना होगा कि अमेज़न पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन को बनाता है। ये लाइन इतनी बार दोहराई गई है कि लोगों ने इसे सच मान लिया, लेकिन वैज्ञानिक तस्वीर कुछ और ही बताती है। असल में ये आंकड़ा पूरी पृथ्वी की ऑक्सीजन का नहीं था, ये भूमि आधारित फोटोसिंथेसिस में अमेज़न की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ था। जब महासागरों को भी इसमें शामिल किया जाता है तो अमेज़न का योगदान काफी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात छुपी हुई है। जंगल ऑक्सीजन बनाते भी हैं और खाते भी हैं। जब हम पेड़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वे सिर्फ ऑक्सीजन बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। दिन में पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में वे भी सांस लेते हैं। जानवर भी ऑक्सीजन लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी, और सबसे महत्वपूर्ण, मिट्टी में मौजूद अरबों सूक्ष्म जीव भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जब पत्तियां गिरती हैं, जब पेड़ मरते हैं, जब जैविक पदार्थ सड़ते हैं, तो उन्हें तोड़ने वाले सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा, जितनी ऑक्सीजन जंगल बनाता है लगभग उतनी ही वापस खर्च हो जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि एक संतुलित और परिपक्व जंगल का शुद्ध ऑक्सीजन योगदान लगभग 0 के आसपास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जंगल ऐसा करते हैं तो क्या समंदर अलग है? जवाब है नहीं, महासागर भी लगभग यही करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन समंदर में रहने वाले जीव उसे इस्तेमाल भी करते हैं। मछलियां, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, इन सभी प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन खर्च होती है। यानी महासागर भी जितनी ऑक्सीजन बनाते हैं उसका बड़ा हिस्सा वापस इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एक और सवाल, अगर कल सुबह उठें और सारे फाइटोप्लैंक्टन गायब हो जाएं तो क्या लोग तुरंत दम घुटने से मरने लगेंगे? जवाब है नहीं। वायुमंडल में पहले से ही मौजूद ऑक्सीजन इतनी विशाल मात्रा में है कि वो लंबे समय तक बनी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई समस्या नहीं होगी। असल आपदा कहीं और होगी।
समुद्री फूड चेन टूट जाएगी, छोटी मछलियां भूखी मरने लगेंगी, उन पर निर्भर बड़ी मछलियां खत्म होने लगेंगी, व्हेल, डॉल्फिन और अनगिनत समुद्री जीव प्रभावित होंगे। साथ ही पृथ्वी का कार्बन चक्र भी बिगड़ जाएगा और तब जलवायु परिवर्तन की गति कई गुना बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है, इतने छोटे जीवों की गिनती आखिर कैसे की जाती है? क्या वैज्ञानिक पूरे समंदर से पानी इकट्ठा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लगभग असंभव काम है। इसीलिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष की मदद लेते हैं। जब आप ऊपर से समंदर को देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए समंदर का रंग एक तरह की भाषा है। जहाँ ज्यादा क्लोरोफिल होता है वहाँ पानी थोड़ा ज्यादा हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल वही पदार्थ है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। सैटेलाइट्स इस रंग को मापते हैं, फिर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि वहाँ कितने फाइटोप्लैंक्टन मौजूद हैं और वे कितनी गतिविधि कर रहे हैं। फरवरी 2024 इस साल में नासा ने एक बेहद खास सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका नाम है पेस, PACE, यानी कि प्लैंक्टन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन और इकोसिस्टम। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि समंदर में कितने फाइटोप्लैंक्टन हैं, बल्कि ये भी पहचान सकता है कि कौन कौन सी प्रजातियां मौजूद है। ये ऐसे हैं जैसे अंतरिक्ष से किसी शहर को देखकर सिर्फ आबादी नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की पहचान भी की जा सके। पेस वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद कर रहा है कि गर्म होते महासागर में कौन सी प्रजातियां बढ़ रही हैं और कौन सी घट रही हैं। अब बात करते हैं एक और रोमांचक सवाल की, अगर हमें किसी दूसरे ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन मिले तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वहां जीवन है? कई वैज्ञानिक तो ऐसा मानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत प्रतिक्रियाशाली गैस है। ये लंबे समय तक अपने आप वातावरण में नहीं टिकती, उसे लगातार बनते रहना पड़ता है। इसी वजह से वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की खोज में ऑक्सीजन को एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं। लेकिन पृथ्वी हमें सावधान रहने की सीख भी देती है, क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन सिर्फ वर्तमान जीवन का परिणाम नहीं है, ये करोड़ों सालों की भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं का नतीजा है। इसलिए किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन मिलना जीवन का संकेत हो सकता है, लेकिन अंतिम प्रमाण नहीं। तो इस पूरे वीडियो का मतलब यह है कि कभी कभी प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतें सबसे छोटी चीजों में छिपी होती हैं, और फाइटोप्लैंक्टन इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।